हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 अक्टूबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिवाली का शुभ त्यौहार आज के दिन है। तो आप सभी लोगों को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को ओकुल की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि ये जो दिवालियों का त्यौहार है ये आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया उत्सव लेके आएगा और जितनी भी आपके तकलीफ़ें हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, उन सबको दूर करेगा और आप एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को ओकुल की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के लिए एक दिवाली की सेल लेके आए हैं जिसमें फ्लैट 20% आप लोगों को ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ पर। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट है okul.co, वहाँ पर जाना है और किसी भी कोर्स को आप कार्ट में ऐड करें, दिवाली 20 कोड का यूज़ करें और आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ये सेल, ये ऑफ़र आप लोगों के लिए 23 अक्टूबर की रात 12 बजे तक रहेगा। और अगर आपको किसी भी कोर्स को लेकर, टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ नोट्स को लेकर कोई भी क्वेरी या कोई सवाल आपके मन में है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो आपको पता ही है कि जीएस की और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ठीक है, टोटल 51 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। ये 599 रुपीज़ में है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग आपको 120 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप चाहें तो इसमें भी जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। वही कोई डाउट है, क्वेरी है, तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं 2 नवंबर से हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सी सेट की लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, ओनली एट 1299 रुपीज़। इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी 23 तारीख तक अगर आप एनरोल करते हैं तो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अब आप हमारे ऐप को, यानी कि ओकुल का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको अब आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएँ, सिंपली ओकुल सर्च करें, आपको हमारा ये जो लोगो है, इस तरीके का लोगो आपको वहाँ पर दिखेगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐप को। ठीक है, और वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, आज 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और तीनों ही आर्टिकल जो है वो हमारे एक्सप्लेन पेज पर हैं, बाकी पेजेस में कोई खास आर्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट्स डजेंट मेक सीओपी इररेलेवेंट। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो UNFCCC है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ या COP या कॉप जिसको कहते हैं, वो अभी बेसिकली COP30 शुरू होने वाली है। ठीक है, COP30 शुरू होने वाली है, इस साल ब्राज़ील में हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात की जा रही है कि जो क्लाइमेट टारगेट्स को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो COPs हैं वो, उनका कोई मायने नहीं है, वो इरेलीवेंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है वही हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो COP30 है ये शुरू होने जा रही है 10 नवंबर से। ठीक है, 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये कॉप चलेगी इन ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बेलम शहर में ये जो है वो होगी। और ये जो एनुअल क्लाइमेट समिट है ये ऐसे समय पर हो रही है जब क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक के मतलब सबसे ख़राब स्थिति में है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है जो 2030 यानी कि 2030 तक पूरा करना है, वो टारगेट मिस होगा, है ना, ऐसा ज़रूर लग रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, यानी कि अमेरिका ने भी पेरिस एग्रीमेंट से वापस विड्रॉ कर लिया है। मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था 2017 से 20 का, उस दौरान भी उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को विड्रॉ किया था।
फिर जब उसके बाद जो बाइडेन आए थे तो वापस से अमेरिका शामिल हो गया था, लेकिन अब इस बार फिर से पेरिस एग्रीमेंट में अमेरिका जो है वो विड्रॉ कर चुका है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक क्लाइमेट रिसर्चर है, और जो आईपीसीसी होता है, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके एक ऑथर से इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटर की बात हुई है, और उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि वाई कॉप मीटिंग्स आर रेलिवेंट एंड वाई द वर्ल्ड स्टिल एम टू अचीव द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट। ठीक है, तो वही बात ये कह रहे हैं कि कॉप की मीटिंग्स अभी भी रेलिवेंट क्यों हैं, और क्यों जो है वो दुनिया अभी भी ये एम कर रही है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो एम अभी भी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि COP30 जो होगी दैट इज़ इन ब्राज़ील, उसके संभावित परिणाम या लाइकली आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो, तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंसी ऑफ COP30 हैज़ पोजीशनड द समिट एज अ कॉप ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो है दिस विल बी द कॉप ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अनलाइक इन द प्रीवियस कॉप्स वेयर सेवरल बिग अनाउंसमेंट्स वर मेड, दिस टाइम द फोकस विल बी ऑन फाइंडिंग वर्केबल सॉल्यूशंस। जैसे कि जो पुरानी कॉप्स हुई हैं, है ना, पिछली कुछ कॉप्स हुई हैं, उनमें कई सारे बड़े बड़े घोषणाएं या अनाउंसमेंट्स किए गए, जैसे कि एमिशन टारगेट्स वगैरह को लेकर, है ना। इस बार जो है वो मेन फोकस रहेगा कि इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, उनके लिए एक वर्केबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की। ये हमने COP29 भी जब हुई थी वहाँ पर भी बात की थी इसकी। ठीक है, जहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि जो क्लाइमेट फाइनेंस का कमिटमेंट है, ठीक है, पहले ये कमिटमेंट हुआ करता था $100 बिलियन का हर साल। तो इसमें ये बात हुई थी कि ये जो $100 बिलियन का फाइनेंशियल कमिटमेंट है, इसको बढ़ा के $300 पर ईयर किया जाएगा, लेकिन ये बात थी 2035 से। ठीक है, तो ये इसको कहा गया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। हमने इसकी बात पिछले साल जब COP29 डिस्कस किया था तब की थी। ठीक है, अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो हमेशा से ये बात आर्ग्यू करते आए हैं कि ये जो अमाउंट है $300 बिलियन का भी जो अमाउंट है वो इनफ नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंसी का ये कहना है कि वो इस डिबेट को दोबारा से शुरू नहीं करना चाहते कि ये अमाउंट जो है वो इनफ है या नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंसी जो है वो इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे इस $300 बिलियन को इफेक्टिवली एलोकेट करना है टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन में कितना एलोकेट करना है, क्या ऑप्टिमल एलोकेशन रहेगा, और कैसे इस इन्वेस्टमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, असेंशली जो इसका एम रहेगा टू अचीव द आउटकम्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन रादर देन टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स। यानी कि सिर्फ टारगेट्स और कमिटमेंट्स की बात नहीं होगी, बल्कि ये एम किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंसी है दैट विल ट्राई टू डिलीवर a roadmap on how to raise 1.3 trillion of climate finance a year by 2035। ठीक है, कि 1.3 ट्रिलियन का जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको कैसे जो है वो उसको अचीव किया जाए। ठीक है, जिसको बेसिकली कहा जा रहा है बाकू टू बेलिम रोड मैप टू 1.3T। और ये इस बार की जो कॉप है दैट इज़ COP30, इसकी ये सबसे बड़ी उम्मीद या सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इस बारे में बात की जाएगी कि कैसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो रेज किए जाए। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस बारे में भी बात करेंगे कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है या CBAM है, ठीक है, उसको लेकर डिस्कशंस करने के लिए पुश किया जाएगा। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन की एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या फर्टिलाइजर्स, उनके ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटीज़ के बेस पर उनको टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बात बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है उसका ये कहना है कि जब भी उसके देश में किसी भी और देश से आयरन बन के, स्टील बन के या सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र ये सब आएगा, तो अगर वो किसी ऐसे देश में आ रहा है जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं एज़ पर द यूरोपियन यूनियंस, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आई होप आपको
याद होगा अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो। अदरवाइज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि बहुत बार इसको लेकर डिस्कशन हो चुका है ना, और ये काफ़ी सालों से चर्चा में है इसको लेकर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक बार यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं है इसके बारे में फिर भी कोई आइडिया, तो मैं चाहूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप लोग नेट पे पढ़े। ठीक है, और ये सारी चर्चाएं उसी से आगे को बढ़ेंगी जो इस साल बॉन में, ठीक है, एक बॉन कन्वेंशन की एक मीटिंग होती है। तो वहाँ पर बेसिकली जर्मनी में जो मीटिंग हुई है, वहाँ पर जो बातचीत जहाँ पर रुकी थी उसी से आगे को ये बात बढ़ाएंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना है कि CBAM जो है वो एक तरीके का टैरिफ है। टैरिफ ही है एक तरीके से, क्योंकि अगर जिस देश में वो सामान जा रहा है उसके ऊपर अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो एक तरीके से टैरिफ ही है। और इससे होगा क्या कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर इस तरीके का टैक्सेशन वगैरह लगाया जाएगा तो। और कई सारे देशों ने जो है वो प्रपोज किया है कि ऐसे देशों के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर काउंटर टैक्स लगाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो COP30 के लेकर जो एंथुसियाज्म है वो लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया, और कई कारणों की वजह से। उसमें से एक कारण ये है कि पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर निकल गया है। तो क्या COP जो है वो अपने रेलिवेंस को खो रहा है, ये सवाल है कि क्या COP जो है वो अपनी रेलिवेंस या अपनी महत्वता को खो रहा है। तो यहाँ पर जो ये आंसर्स दे रहे हैं, जो एक क्लाइमेट रिसर्चर है, उनका ये कहना है कि COP30 या COP30 विल टेक प्लेस इन अ डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सेटअप कंपेयर्ड विद द प्रीवियस समिट्स। यानी कि इस बार की जो समिट है वो ऐसे समय पर हो रही है जब जो जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, US ने ना सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है, बट साथ ही साथ कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ भी लगाया है। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि देशों के बीच में जो ट्रस्ट है, जो एक भरोसा है, वो थोड़ा सा हिल गया है। कई सारी अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं, अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं, जो कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि COP जैसी जो मल्टीलेटरल प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इररेलीवेंट हो गई हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में जो COP की प्रेसिडेंसी का रोल है, जो भूमिका है, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इन सेटिंग अप द नैरेटिव फॉर द समिट। कि समिट का नैरेटिव सेट करने में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रेसिडेंसी की भूमिका। हालांकि जो एक्चुअल आउटकम है, यानी कि COP में जो भी बातचीत होगी, जो भी बातचीत के परिणाम निकल के आएंगे, वो प्रेसिडेंसी के हाथ में नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नेगोशिएशंस को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी जो है वो एक लीडरशिप रोल लेता है, एक्टिवली देशों को साथ लेके आता है और डिप्लोमेसी में एक ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंजेक्ट करता है। और अभी तक ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंसी जो है वो यही सारे काम करती आई है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट फाइनेंस के टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की जो मल्टीलेटरल प्रोसेसेस हैं, जो COP वगैरह है, वो रेलिवेंट हो जाती है या कम रेलिवेंट होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगोशिएटर ये नहीं कहेगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस एनी मोर, कि वो इस तरीके की प्रोसेस या प्रक्रिया में इच्छुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। जबकि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, दे कैन बी इमोशनल अबाउट द टारगेट्स, वो टारगेट्स को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन जो नेगोशिएटर्स हैं उनके पास इस तरीके की लग्जरी नहीं है, एंड दे आर ट्रेन टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, और वो अनसर्टेनिटीज़ से डील करने के लिए दे आर ट्रेंड। जो इस साल की बॉन की मीटिंग हुई है, वहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक लेटर साइन किया था डिमांडिंग द रिफॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस, कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस होते हैं उनमें कुछ सुधार या रिफॉर्म किए जाएँ जो कि UNFCCC के अंतर्गत होते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्या आप इस स्टैंड से, इस बात से सहमत हैं? तो इसमें यह कहा गया है कि देयर इज़ डेफिनेटली अ नीड फॉर रिफॉर्म, कि सुधार की या रिफॉर्म की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि बड़े डिसीजंस लेने में जो है वो फेलियर दिख रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर दो देश भी, लेट से कोई दो देश भी किसी मुद्दे के ऊपर एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि UNFCCC जो है वो कंसेंसस से काम करता है। कंसेंसस मतलब एक आम सहमति, एक आम राय से काम करता है। ठीक है, कोई भी डिसीजन या फैसला तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक हर देश जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, है ना। एक तरीके से कहा जाए कि हर कंट्री के पास वीटो है। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर बेसिकली मेजोरिटी वाली बात नहीं होती है
कि कोई भी फैसला है जो वो अगर मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर मान लीजिए 60 देशों ने एक्सेप्ट कर लिया और 40 देश जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस बात को, तो वो डिसीजन पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी का यहाँ पर बात नहीं होती है, कोई भी डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से नहीं बल्कि कंसेंसस से लिया जाता है। तो अगर 100 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सबको जो है वो एग्री करना ज़रूरी है। अगर एक देश या दो देश भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते बात को, तो फिर वो चीज़ वो डिसीजन नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि एवरी कंट्री हैज़ अ वीटो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कॉप इज़ नॉट जस्ट अबाउट अराइविंग एट बिग डिसीजंस। कॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बड़े डिसीजंस तक पहुँचना। डिबेट्स और डिस्कशंस जो इन समिट्स के दौरान लिए जाते हैं वो एक्शंस ऑफ द कंट्रीज़, यानी कि कंट्रीज़ जो एक्शंस लेती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एक्शंस लेते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कहा गया है कि कॉप मे नॉट हैव बीन able to set a target regarding gas and oil emissions, but the discussions on the subject have triggered economic diversification in several Gulf countries। ठीक है, यानी कि अभी तक कॉप में गैस और ऑयल एमिशंस को लेकर कोई टारगेट नहीं लिया गया है, मतलब कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया गया है, कोई टारगेट सेट नहीं किया गया है। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर जो डिस्कशंस हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई सारी गल्फ कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जरूर शुरू हो गया, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस बात के ऊपर चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं और देर सबेर कभी सूनर या लेटर ये टारगेट जो है वो आ जाएगा। तो इस बात की चिंता उनको ज़रूर है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एविडेंस इज माउंटिंग दैट द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज़ नाउ अनरियलिस्टिक, कि जो 2030 तक का टारगेट है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में हमें टेम्परेचर राइज को, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। तो अब इस बात को लेकर तो कई सारे एविडेंसेस हैं कि ये टारगेट जो है वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, मतलब ये पूरा अब नहीं होता ऐसा लग रहा है। लेकिन इससे एक डिबेट जो है वो शुरू हो गया है कि क्या इस टारगेट को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अबेंडन कर देना चाहिए। तो उसको लेकर क्या विचार है ये पूछा गया। तो इनका कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज़ अ वे टू इंश्योर दैट कंट्रीज डू नॉट टेक ग्लोबल वार्मिंग लाइटली। ये टारगेट इसलिए रखा गया है, ये इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को हल्के में ना ले। इसीलिए इनका ये कहना है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट, अगर ये ब्रीच भी होता है तो आईपीसीसी जो है वो ये सजेस्ट कर सकती है कि ये गोल ओवरशूट हो गया है। ठीक है, जो हमारा गोल था, जो टारगेट था, वो ओवरशूट हो गया है, लेकिन हम उसको अबेंडन नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो एवरेज टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, लेट से 1.7 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। टेम्परेरी पीरियड के लिए हो सकता है। इस साल भी आपको पता है, मतलब लास्ट ईयर 2024 में हमने ये बात की है ना, 2024 में 1.55 डिग्री तक पहुंच गया था ये। अभी हमने जो पिछला आर्टिकल ही डिस्कस किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज हो रहा है, वहाँ पर भी हमने ये जिक्र किया था कि 2024 में जो टेम्परेचर राइज है वो 1.55 डिग्री सेल्सियस चला गया था, है ना। बट वो एक साल का था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से चीज़ें जो है वो कम हो जाए, है ना। और ऐसा तभी हो सकता है जब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रैपिडली, यानी कि तेज़ी से कम किया जाए, है ना। क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि जब तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम नहीं होगा तब तक जो है ना ये टारगेट अचीव हो पाएगा और ना ही ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं। चलिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल आप इसको लेंगे जीएस पेपर 3 में। ठीक है, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट, और उसके ऊपर भी जो सब टॉपिक आप ले सकते हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल इकोनॉमी रिलेटेड है। देखिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है, द प्राइवेट सेक्टर प्रॉब्लम। इस तरीके के आर्टिकल या सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल्स हम लोग बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हाल में भी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, बट इसको यहाँ पर फिर से देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के आर्टिकल्स में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है उसको समझना, क्योंकि उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, अभी हमने अच्छा पिछला जो अभी आर्टिकल कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था उसमें आपको बताया था कि जीडीपी की ग्रोथ इंडिया की जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन डिमांड है उसको बढ़ाया जाए, है ना। हमने बात की थी
कि इनकम टैक्स में राहत दी जा रही है, रिलीफ दिया जा रहा है, जीएसटी के रेट में कमी की जा रही है ना, ये सब चीज़ें उसी तरफ थी। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि पब्लिकली इस चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है कि हमारी जो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, पब्लिकली तो उसको डिफेंड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अभी भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है उनके काम से कि इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर है। भले ही जीडीपी ग्रोथ रेट हमें अच्छी दिख रही है, लेकिन काम इस तरह से किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इकोनॉमी में जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यह बहुत कम हो रहा है। ठीक है, यही बेसिकली एक एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर पॉलिसी मेकर्स फॉर ओवर अ डिकेड। यानी कि पिछले दशक से, आप कह सकते हैं कि पिछले लगभग एक दशक से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो चिंता का एक एरिया बना हुआ है वो यही है कि प्राइवेट बिजनेसेस की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, 2014 से नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से कई सारे पॉलिसी इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थितियां सुधर नहीं रही हैं और ये सिचुएशन जो है वो एक चुनौती अभी भी बनी हुई है। अब ये प्रॉब्लम का क्या नेचर है उसको अगर हम समझें तो ये हमने बात पहले भी की है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, किसी भी फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर रहा हो, वो सारा एक्सपेंडिचर जो है उसको हम जोड़ लें तो उससे हमें जीडीपी मिल जाती है ना। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक चैप्टर है इकोनॉमी, जो आपकी क्लास 12th की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसका पहला ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है वैसे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग करके एक चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके के जो जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स हैं वो डिस्कस किए हैं। उनमें एक मेथड ये भी होता है, दैट इज़ बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हर तरीके का एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लें तो उससे भी आपको जीडीपी मिल जाती है। और इस एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो किसका है, 60% लगभग, वो है द मनी इंडियंस स्पेंड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। यानी कि आप और हम, जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो जितना पैसा खर्च करता है वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है ना। तो 60% ऑफ द जीडीपी यहीं से आती है। और बेसिकली जो इंडिविजुअल्स अपने इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में जो पैसा खर्च किया जाता है बाय द इंडियंस, उसको हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, इसके बाद जीडीपी का जो दूसरा सबसे बड़ा इंजन है वो है कि जो मनी स्पेंड किया जाता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो नई फैक्ट्रीज बना रहे हैं, नई मशीन्स खरीद रहे हैं, सरकार जो है वो रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, पोर्ट्स बना रही है, लोग जो है वो हाउसेस बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, है ना, अपनी डेयरी वगैरह के लिए कैटल खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब से इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, है ना। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जो बढ़ाने वाले जो एसेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको मतलब बढ़ाना या उनके लिए खर्चा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है GFCF, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट्स इन द इकोनॉमी वो इससे बढ़ता है ना। और उसको साथ में कहा जाता है, मतलब ये इस तरीके का सारा खर्चा, चाहे वो प्राइवेट्स बिजनेसेस कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे इंडिविजुअल्स कर रहे हो। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए, जो ड्यूरेबल आइटम्स हैं उनको खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा सामान खरीदने के लिए जो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, वो कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो ये चार्ट 1 दिया गया है ये बेसिकली बता रहा है कि इस एक्सपेंडिचर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ये जो GFCF की मैंने बात करी उसका कंट्रीब्यूशन कितना है ओवरऑल जीडीपी में पिछले 20 सालों में, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो पहले एक नज़र इस चार्ट पर डालते हैं, उसके बाद क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है वो चार्ट। ठीक है, देखिए, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो लाइन बेसिकली आपको दिख रही है, दिस इज द शेयर ऑफ
एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा, दो चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी कि 2011-12 के आसपास से, ठीक है, 2010-11 ये है, इसके बाद वाला 2011-12, यहाँ से अगर आप देखेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, है ना, इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको लगातार ये दिख रहा है कि ये जो परसेंटेज है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएफसीएफ, है ना, या परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर हो रहा है, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जीडीपी, वो लगातार गिर रहा है। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन लगातार गिर रहा है। एक तो ये बात है, एक ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, सॉरी सॉरी, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लगभग अगर आप देखें 2018-19 के बाद से ये हार्डली एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि 30% से ऊपर गया है, जैसे कि ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है, या फिर ये वाली वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी हर बार ये 30% से नीचे ही है। ठीक है, सॉरी, है ना, यही दो ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्होंने यहाँ पर भी बताए हैं। ठीक है, ये लिखा गया है कि द कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन एसेंशियली बीन फॉलोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है 2011-12 से, वही मैंने आपको बताया। और कि दूसरी बात यह है कि जब से अगर हम 2014 में सरकार बदली है उसके बाद से देखें तो ये ज़्यादातर बार ऐसा रहा है कि 30% से कम ही दिख रहा है ये कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये तो इसके जो ट्रेंड्स है वो हो गए। अब इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों मैटर करता है, क्यों मायने रखता है। ठीक है, देखिए, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए जो की कंसर्न है वो क्या है कि प्राइवेट कंजम्पशन लेवल को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन लेवल इसको कंजम्पशन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में खर्च कर सकें, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिंग है ये कई सारे तरीके के सामानों में, मतलब जो आप खर्च करते हैं रोज़मर्रा, जैसे कि फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, या आपने हेयर कट करवाने आप चले गए, या फिर आप किसी वैकेशन में चले गए, तो उसके लिए जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, वो सारा इसमें आता है। ठीक है, अब इस तरीके के एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने या बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में छूट दी है, जैसे कि 12 लाख तक में कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स प्रोवाइड किए हैं। और अभी जो सबसे लेटेस्ट कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से वो क्या है कि जीएसटी के जो टैक्स रेट्स हैं उनमें कटौती की गई है ना। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल्स की कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बढ़ सके। ठीक, लेकिन इन सारे एफर्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो एक मतलब टारगेट है, गोल है, लेकिन फाइनल गोल ये नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होप करती है टू अचीव बाय बूस्टिंग द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इज टू पुश द इकोनॉमी इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सरकार ये उम्मीद करती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अगर बढ़े तो उससे होगा क्या कि इकोनॉमी जो है वो अपनी एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में चली जाए। क्योंकि देखो ऐसा होगा क्या कि दिस दैट इन टर्न कैन हैपन ओनली व्हेन प्राइवेट बिजनेसेस टेक द लीड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब ये जो सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल की हम बात कर रहे हैं वो तभी हो सकती है जब प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं वो एक लीड रोल में आए और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कब करेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, लेट से आप ये मानो, मतलब एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं, लेट से एक कोई कंपनी है, ठीक है, जो क्या बनाती है, लेट से बिस्कुट बनाती है, ठीक है, या ब्रेड बनाती है, लेट से एक बेसिक एग्जांपल, ठीक है, बिस्कुट बनाती है या ब्रेड बनाती है। अब अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, इसको इस तरीके से लें, लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा ब्रेड या बिस्कुट कंज्यूम करेंगे। ठीक, अब अगर ज़्यादा ब्रेड या बिस्कुट कंज्यूम करेंगे तो फिर जो कंपनी इनको बनाती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हो सकता है कि फैक्ट्री सेटअप करनी पड़े। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा मशीन्स लगाई जाएंगी, उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जो कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें कब होंगी, प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कब बढ़ेगा, जब
कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। कंजम्पशन डिमांड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इसीलिए लोगों के हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा रहे, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कि लोगों के पास सारा जो टैक्स वगैरह है या सब कुछ भरने के बाद, ठीक है, जो अपने हाथ में पैसा बचता है खर्च करने के लिए, उसको कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जितनी ज़्यादा वो होगी उतना उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है या जो कंजम्पशन डिमांड है वो बढ़ेगा। और कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा तो फिर कंपनीज भी, उनको भी मतलब एक कंडीशन मिलेगी कि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करें, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि टू स्वीटन द डील फॉर द बिजनेसेस द गवर्नमेंट हैज़ रैपिडली बूस्टेड इट्स ओन स्पेंडिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडियाज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिजनेसेस के लिए इस डील को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो इंडिया का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खर्च करने, मतलब उसको बनाने के लिए पैसा खर्च किया है इन अ बिड टू क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा करने लगे। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों मायने रखती है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करता है, वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर कम प्रेशर होता है कि वो एक प्राइम मूवर के रूप में काम करे। प्राइम मूवर मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो अगर अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने लगे इकोनॉमी में तो सरकार को फिर इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। तो सरकार जो है वो अपना फोकस और जगह कर सकती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक, मतलब उनका एक काफ़ी लंबे अरसे से जो मानना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, ये उस तरफ बात करता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस कंसर्न को जब सितंबर में एक सिंपोजियम हुआ था वहाँ पर भी ये कहा था कि टुडे आई हैव अ बास्केट ऑफ थिंग्स ऑन विच द गवर्नमेंट हैज़ डिलीवर्ड, कि गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ों को लेकर डिलीवर किया है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री में कोई हेजिटेशन या हिचकिचाहट नहीं होगी इन्वेस्ट करने के लिए, टू एक्सपेंड कैपेसिटीज़, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो और क्या चीज़ की ज़रूरत है, मतलब और प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है कि सरकार और क्या क्या चीज़ करे, वो हमें बताएं। ठीक है, वैसे सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये उनका कहना था। बट वेयर डज इट शो दैट प्राइवेट बिजनेसेस आर नॉट इन्वेस्टिंग इनफ। लेकिन हमें ये कैसे पता लगता है, या कहाँ पर से पता लगता है, या किस तरीके के डेटा से पता लगता है कि जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो इनफ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जो फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जो सरकार पैसा खर्च कर रही है फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए। ठीक है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो पीएसयूज वगैरह वो पैसा खर्च कर रही है, वो भी एक तरीके से सरकार की तरफ से ही खर्च माना जाएगा। जो हाउस होल्ड्स हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो गई बेसिकली। अब ये जो चार्ट 2 यहाँ पर दिया गया है वो बेसिकली ब्रेकअप है, जो बेसिकली ऊपर आपको चार्ट 1 में हमने बात की थी ना, कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी कितना है, ये उसका ब्रेकअप बताता है। ठीक है, चार्ट 1 जो है वो ओवरऑल वीकनेस दिखाता है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, वो दिखाता है चार्ट 1। चार्ट 2 जो है वो उसका, उसमें हर सेक्टर का, ये जो ऊपर हमने 3 सेक्टर की बात करी या 3 कैटेगरीज की बात करी, उनका शेयर दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चार्ट है उसमें डेटा सिर्फ मार्च 2024 तक का दिखाया गया है, जबकि चार्ट 1 में जो डेटा है वो मार्च 2025 का है। ठीक है, देखो, अब पहले इस चार्ट को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस वाले चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली लिखा गया है कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज इन टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट टोटल हो रहा है उसमें कौन कौन सा जो कैटेगरी है वो कितना खर्च पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जो ये ब्लू कलर लाइन है ये हाउस होल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर की ये सबसे नीचे वाली लाइन है ये बात कर रहा है अबाउट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये रेड कलर की लाइन जो है वो आपको बता रही है प्राइवेट का। अब आप इसको देखिए कि गवर्नमेंट का तो कम ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से बात करें, एक तो आप मतलब 2022-23 के बाद की अगर बात करें, यानी कि FY24 की, FY24 मतलब 23-24 में, तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड्स का, वो कम हो रहा है। वहीं ये चीज़ कम हो रही है प्राइवेट सेक्टर की भी, और वहीं सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ लिखा गया है, देखो,
यहाँ पर वही लिखा है कि जो रेड लाइन की ट्रेजेक्ट्री है वो ये दिखा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर है इन्वेस्टमेंट्स में वो कैसे कम हो रहा है। ठीक है, दे आर पुलिंग अवे फ्रॉम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। 2019-20 से अगर आप देखेंगे, जब बेसिकली जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, मतलब जो कंपनीज को टैक्स पे करना होता है, उसमें जो कट किया गया था, और वो इसीलिए कट किया गया था ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। ठीक है, मतलब जो भी कंपनीज वगैरह होती है ना, उनका जो भी साल भर का लेखा जोखा होता है, जो भी उनके खर्चे हैं, जो भी उनकी रिसीट्स हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट वगैरह होता है उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो उनके टैक्स में थोड़ा सा कमी की गई, और उस वो इसीलिए की गई ताकि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा तो दे विल इन्वेस्ट मोर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं 2019-20 से ये बात कर रहे हैं, ये देखिए लगभग यहाँ से ये जो वैल्यू है इसके बाद आप देखिए आपको एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस रेड वाली लाइन पर नज़र रखिएगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यही है। क्लियर है बात? ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ओवर FY24 यानी कि वही 23-24 में जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 12% के आसपास दिख रही थी, वहाँ पर प्राइवेट फर्म्स का और हाउस होल्ड्स का जो शेयर है वो कम हो गया, जो मैंने आपको ये लास्ट में दिखाया, ये वाले रीजन है ना। यहाँ पर हाउस होल्ड्स का भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी कम हो रहा है, लेकिन सरकार का बढ़ रहा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको दिखाई। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हाई ग्रोथ रेट वॉज नॉट बीइंग अचीव्ड ऑन द बैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर टेकिंग द लीड इन द इन्वेस्टमेंट। कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिली है वो इस वजह से नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो वी एट दिस पॉइंट डू नॉट हैव द ब्रेकअप फॉर FY25 यानी कि 2024-25 का डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट में जो बात करें कि ओवरऑल शेयर गिर रहा है FY25 में, क्योंकि हमने ओवरऑल शेयर ये चार्ट 1 में देखा ना। देखो चार्ट 1 में हमने बात करी कि 2023-24 के बाद से ये और ज़्यादा गिर गया है, तो यानी कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहे हैं तो इससे हम ये मान सकते हैं, ठीक है, इससे हम ये मान सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें भी जो है वो इन्वेस्ट होगा, ऐसी मतलब इम्प्रूव होगा, वो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब इसके अगर हम अपशॉर्ट की बात करें तो व्हाट दिस डेटा रिवील is that notwithstanding high GDP growth rates or the whole bevy of incentives from historic tax cuts for corporates to equally generous reliefs of income tax fund and subsidies जैसे कि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स, इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस जो हैं दे कंटिन्यू टू पुल अवे फ्रॉम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि कई सारे इंसेंटिव्स देने के बावजूद भी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी दिखी, वो भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ कई सारे इंसेंटिव्स दिए गए कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है उनमें कमी की गई है ना, इनकम टैक्स में भी उसमें भी राहत दी गई, कई सारी सब्सिडीज़ दी गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स। लेकिन इन सब के बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस हैं वो अभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक स्तर पर ये एक ऐसी चिंता है जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। It undermines the Modi government's growth trajectory, where the private sector and not the government is supposed to take the lead and solve India's worsening employment and inequality riddles। ठीक है, ये बेसिकली जो मोदी गवर्नमेंट की एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी कि जहाँ पर उनका ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर जो है, क्योंकि तभी वो बात करते हैं ना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, कि सरकार का रोल जो है वो कम से कम हो, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो, है ना, और वो जो इंडिया की इनइक्वालिटी की समस्या है या जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको ख़त्म करें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि कंसेप्ट इन्वॉल्व है ना, कोई फैक्ट्स फिगर्स आपको उतने ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। हाँ, जो थोड़ा सा ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स को ज़रूर ध्यान दें, है ना, और कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अगेन आर्टिकल बेस्ड ऑन इकोनॉमी GS पेपर 3। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग या जीडीपी कैलकुलेशंस वगैरह जो होती हैं, और जीडीपी तो वैसे भी एक आप कह सकते हैं एक एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, जो यूपीएससी पूछता रहता है इवन इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन मीन्स। ठीक, चलिए इसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर और दिया हुआ है, बट मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप लोग खुद से पढ़ लें। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर बेसिकली जो ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या साइंस होती है और किस तरीके के इसमें जो केमिकल्स वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं कन्वेंशनल केमिकल से, वो कैसे अलग हैं, है ना, और कितने वो इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, कितने इफ़ेक्टिव हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्रैकर्स को ग्रीन क्या चीज़ बनाती है, कौन से केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं,
और ये थोड़ा सा जो पॉल्यूशन लेवल है वो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्रैकर्स इसमें कम होता है, लेकिन ये पॉल्यूशन फ्री नहीं होते। ठीक है, इनमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनमें अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स को अगर आप बर्स्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से हेल्थ फ्रेंडली है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स अभी भी एक चिंता का बात है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं कि कैसे आप ग्रीन क्रैकर्स के को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों तक उनको पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे कि ट्रेडिशनल क्रैकर्स की बजाय ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ किया जाए। ग्लोबल सिनारियो क्या है, कहाँ पर इन ग्रीन क्रैकर्स को लेकर कोई फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो ग्रीन क्रैकर बेसिकली पोल्यूशन को कम करने का एक तरीका हो सकते हैं, एक कदम हो सकते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर बात दी गई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इट्स अ वेरी मतलब ईजी आर्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ूँगा और इसमें कुछ ऐसा समझाने का जैसा नहीं है। बेसिकली सिंपल आर्टिकल है, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं आप सिंपली उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छे से त्यौहार मनाइएगा, लेकिन याद ये रखिएगा कि कोई भी त्यौहार तो साल दर साल वापस आता है, लेकिन आपके लिए ये जो समय है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग एक इस तरीके के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं जो वाकई में कठिन है। ठीक है, बड़ा लक्ष्य है, कठिन लक्ष्य है, तो उसके लिए आप त्यौहार को ज़रूर मनाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत त्यौहार ज़रूर मनाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा दिन जो है वो त्यौहार के चक्कर में बर्बाद ना करें। चलिए, जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी 23 अक्टूबर तक हमारी दिवाली की सेल चल रही है, जिसमें हमारे सभी कोर्सेज PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज़ पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और किसी भी कोर्स PDF नोट्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं, या जो 2026 के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसको परचेस करना चाहते हैं, तो कार्ट में ऐड करें, कोड यूज़ करें दिवाली20, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अवेलेबल है 599 में। ठीक है, अभी आपको लगभग 120 रुपये के आसपास इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वहीं हमारा जो CSET का कोर्स शुरू हो रहा है 2 नवंबर से, इसको भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी अभी आपको ये लगभग 1040 रुपये के आसपास, वैसे तो 1299 का है, बट इसमें भी आपको लगभग 1040 के आसपास ये अभी इफेक्टिव पड़ेगा, क्योंकि अभी सेल चल रही है 23 तारीख तक। तो उसमें आप एनरोल कर लें जल्द से जल्द, और कोई क्वेरी या डाउट है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बताया कि आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, दिवाली का त्यौहार अच्छे से मनाएं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर सिंपली करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे। अच्छा, कल नहीं मिलेंगे अब हम, क्योंकि कल तो हॉलीडे है, कल न्यूज़पेपर आएगा नहीं, परसों को मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।